तू हंस के देखल ये जान, दिलावा धकर धकर करे लागल, हमार दिलावा धकर धकर करे लागल। अरे तू हंस के तकल ये जान, दिलावा धकर धकर करे लागल, हमार दिलावा धकर धकर करे लागल। तुहरे प्यार में पागल हो, तुहरे प्यार में पागल, दिल दीवाना हो गइल। तू हंस के तकल ये जान, दिल मोरा धकर धकर करे लागल, मोरा दिल तोहर धकर धकर करे लागल। नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम आज राज्य हड़प नीति देखेंगे, जिसे व्यापगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, गोद निषेध प्रथा के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहुते नाम से जाना जाता है। और इसे व्यापक रूप में किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। डलहौजी ने ही लागू किया था। आइए डलहौजी का कार्यकाल देखते हैं। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 तक इन्होंने भारत में गवर्नर जनरल पद पर रहे हैं। कई गवर्नर जनरल सर जी काहे कर रहे हैं? क्योंकि 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी क्या है? भारत के गवर्नर जनरल है। इनका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहता है, जिन्होंने आवते आवते 48 में व्यापगत सिद्धांत को लागू कर देते हैं। सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत, जिसे गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रथा को, व्यापगत सिद्धांत को लागू क्यों करना पड़ा। तो भारत में क्षेत्रवादी विस्तार आप देखे हुए कर रहा है ये लोग, राज्य विस्तारवादी नीति लोग अपनाता है, जिसमें हम लोग दो प्रकार से राज्य विस्तारवादी नीति कंपनी करती है। एक आपको युद्ध के माध्यम से और दूसरा संधि के माध्यम से। तो संधि में आप लोग देखे थे सहायक संधि, और दूसरा हम लोग संधि में ही देखा जाए तो ये गोद निषेध प्रथा जो है एक लीगल रूप से इसको वैध रूप दे देता है और उससे राज्य को अपने में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लेता है। गोद निषेध प्रथा युद्ध में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट युद्ध करके या कूटनीति तरीके से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने उपनिवेश यानी कॉलोनी बसाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों को क्या करती है? विस्तार करती है। लेकिन सहायक संधि तो आप देख लिए कि जब वेलेजली आता है तो उस समय सबसे पहले कहा? हैदराबाद के निजाम को, उसके बाद 99 में मैसूर को, 1800 पुनः निजाम को दोबारा सहायक संधि कराया जाता है। 1801 में किसके साथ? अवध के नवाब के साथ सहायक संधि होता है। 1802 में पेशवा के साथ, 3 में देखिएगा तो भोसले के साथ, 4 में सिंधिया के साथ, 1805 में चला जाता है। कौन? वेलेजली। सहायक संधि बहुत सारे क्षेत्रों के साथ करता है, यहाँ तक कि जयपुर, भरतपुर, बूंदी और ये जोधपुर, आपका तमाम जो जगह होती है उसके साथ सहायक संधि करके अपने क्षेत्रों का
विस्तार कर लिया था, एक मजबूत सेना का भी गठन कर लेता है। जो फ्रांसीसियों से डर रहा था अब उसे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि एक जो ये सब सहायक संधि के तहत जो स्टेट आते थे बफर जोन का काम करता है। बहुत बड़ी सेना का गठन कर लिया था और देखिएगा वहां पर जो रेजिडेंट की स्थापना किया गया था, रेजिडेंट के अधीन में सेना और विदेश नीति और सहायक संधि और आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करते हुए राजा को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था और वह क्षेत्र ब्रिटिश के अधीनस्थ होते गया। सहायक संधि में ये सब चीज हम लोग देखते हैं। अब कहिए कि जो व्यापकगत सिद्धांत है, क्या डलहौजी ने इसे चालू किया? नहीं, इससे पहले भी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भी चालू किया गया था। जो गोद निषेध प्रथा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चालू किया गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कब? तो 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य रहते, उन्होंने ही 1834 में ही गोद निषेध की लागू कर दिया था, लेकिन छीट फूट जगहों पर लागू था। लेकिन जब डलहौजी आता है तो इसे काफी व्यापक रूप में डलहौजी ने क्या किया, व्यापक रूप प्रदान करता है। कहिए क्यों, ऐसा क्यों करता है कि बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीनस्थ करने लगता है। याद करिए 1853 में अब रेलवे का पदार्पण करने वाला है। रेल के विस्तार के लिए बहुत सारे क्षेत्रों का उपनिवेश होना जरूरी है, क्योंकि यदि मान के चलिए रेल में बहुत सारे ब्रिटेन के लोग निवेश किए हुए हैं और उस पैसे से परसेंटेज बढ़ा करके उन्हें लौटाना भी है। बहुत सारे लोग रेल में पैसा इन्वेस्ट किए हैं ना, तो कोई भी आदमी बेसिए पैसा रिटर्न चाहेगा, लाभ कमाना चाहेगा। तो यहां पर रेल का जो है शुरुआत करना है, डाक सेवा, तार सेवा, बहुत सारी सेवाएं जो है कि डलहौजी के कार्यकाल में शुरू करना है। कोलकाता से मान के चलिए मुंबई या मद्रास या उस समय इधर अफगानिस्तान तक जो है विस्तार था। तो अगर रेल का दिल्ली ले जाना है, बिछाना है, तो यदि छोटे छोटे मान के चलिए राज्य रहेंगे तो वो कहेंगे कि इधर से नहीं इधर से ले जाने। यदि बीच में कोई राज्य क्षेत्र आता है तो वह जो है कि वहां पर बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ये छोटे राज्यों को क्या किया गया, खास करके छोटे बड़े सभी को कोशिश किया गया कि ब्रिटिश अधीन कर लिया जाए, ताकि हमारे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। यानी कि रेलवे का पदार्पण करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों का क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लिया, ताकि हमको कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। खास करके मेन उद्देश्य यही था। इसीलिए क्या किया जाता है, गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत वैसे राजा महाराजा जिनका कोई जैविक पुत्र नहीं था, तो वो क्या करते थे, गोद ले लेते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वैसे लोगों को क्या किया गया, रोक लगाया गया गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत, और उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में पूरी तरह से उसकी राजपाट के अंतर्गत जितनी भी क्षेत्र आते थी उसे विलय कर लिया गया। यानी सभी क्षेत्र क्या हो गए उस राजा के रजवाड़े के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र हो गए। कई क्षेत्र को यदि वह अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा, अपना अधीन नहीं करेगा, तो उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहां से सासाराम से अब पटना जाना है, रेलवे का लाइन बिछाना है, अब बीच में मान के चलिए कोई दूसरा राजा महाराजा का आरा वाला जो जगह है वो पड़ रहा है, तो हमको बिछाने देंगे? कहेंगे कि नहीं, जो है आप अरवल महल लेके चल ना जाइए, कहेंगे ना, चाहे बक्सर में घुमा के रेल लेके जाइए। तो जो है कि कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सासाराम से पटना रेल गाड़ी को ले जाना है, रेलवे लाइन को बिछाना है, अब बीच में आरा के मान के चलिए महाराजा जो भी हैं वो कहते हैं कि ना 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 हम इधर से नहीं जाने देंगे। इसीलिए कई क्षेत्रों को, छोटे मोटे या बड़े क्षेत्रों को
ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में विलय करने का पूर्णतः कोशिश करती है। इसके लिए गोद निषेध प्रथा को लागू करता है, या तो युद्ध से, कूटनीति तरीके से भी, या कुशासन का आरोप लगाकर भी क्षेत्रों को विलय करता है। रेलवे के लिए तो बहुत सारे शेयर धारक पैसा उसमें लगा दिए थे, इन्वेस्ट किए थे ब्रिटेन के संसद से भी, और अन्य बड़े बड़े धनाढ़ लोग, ब्रिटेन के धनाढ़ लोग रेलवे के लिए बहुत सारे निवेश कर दिए थे, उनको पैसा लौटाना भी था। तो ये कार्य डलहौजी के ऊपर जिम्मेवारी था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कार्य को व्यापक रूप में करें ताकि हम इसका रिटर्न भी दे सकें। अब पैसा कहाँ से लगाया था? तो कहा जाता है भारत को ही लूटा था, याद आ रहा है कुछ ना? हाँ, भारत से ही वो लोग लूटा और भारत में ही इन्वेस्ट किया और फिर भारत से निकालेगा। इसे तो धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहा जाता है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यापकगत सिद्धांत में 3 कैटेगरी थी, वह क्या था? गोद निषेध प्रथा या व्यापकगत सिद्धांत कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के लागू किए गए थे। जैसे आइए आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। फर्स्ट, वह क्षेत्र जो पूर्णतः स्वतंत्र था, स्वतंत्र कह सकते हैं, यानी कि न ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आता है और न ही वह किसी के अधीन में आता है। जैसे मराठा या मुगल के अधीन में भी नहीं आता है, किसी के अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं, उसे क्या कहा गया? स्वतंत्र क्षेत्र कहा गया। दूसरा क्षेत्र था कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र। यह कौन सा क्षेत्र थे? तो जो क्षेत्र मुगलों के अधीन में थे या मराठाओं के अधीनस्थ क्षेत्र थे, यानी कि वह क्षेत्र पहले कभी मराठाओं को कर देता था, तो मराठाओं के साथ क्या हो गया था? सहायक संधि हो गया था। तो कंपनी भी उसे अपने अधीन में समझता था। मराठाओं के अधीन सभी क्षेत्रों को कंपनी सहायक संधि मराठा के साथ जब करती है, उस तमाम क्षेत्रों को अपने अधीन में ही समझता है। जैसे हैदराबाद के अधीनस्थ कोई क्षेत्र है, जैसे बरार हो गया, तो सहायक संधि हैदराबाद के साथ हुआ, तो बरार के साथ भी समझा जाता था, क्योंकि बरार टैक्स देता था किसको? हैदराबाद के निजामों को। तो जो अधीनस्थ क्षेत्र थे उन्हें भी अधीनस्थ माना जाता था। हैदराबाद के जो अधीनस्थ क्षेत्र थे और हैदराबाद के साथ जब सहायक संधि हो जाती है अंग्रेजों का, तो उन तमाम क्षेत्रों का, जैसे बरार क्षेत्र है, उसे भी अधीनस्थ माना जाता था। तो उसे ही कंपनी का अधीनस्थ क्षेत्र कहा जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देते हैं, मुगल या मराठा के अधीन क्षेत्र को कंपनी के अधीन क्षेत्र रखा गया। और तीसरी कैटेगरी क्या थी? तो तीसरी कैटेगरी थी जो कंपनी स्वतंत्र रूप से उसे स्थापित किया था अपने हस्तक्षेप से, उसे कंपनी का क्षेत्र, कंपनी के हस्तक्षेप से निर्मित क्षेत्र जो था उसे पूर्णतः कंपनी का क्षेत्र माना गया, यानी ब्रिटिश क्षेत्र माना गया, ब्रिटिश क्षेत्र माना गया। ये ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र है। और जो कंपनी अपने हस्तक्षेप से कोई क्षेत्र का, जैसे सतारा का आप नाम सुने होइएगा, सतारा को जब आप देखिएगा थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, तृतीय, कब से कब तक?
तो 1817 से लेके 1819 तक तीसरका हुआ है। और दूसरका कब हुआ है? आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1803 से 1805 तक सर जी। हाँ ठीक है, ये सब याद करते रहना है। और पहिलका कब हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध? तो 1775 से 82 तक सालभाई की संधि से समाप्त हुआ था। 75 में न हुआ था सूरत की संधि, या 76 में पुरंदर की संधि? हाँ हाँ, याद तो आ गया आपको भी। तो ये 3 कैटेगरी का क्षेत्र था। वैसे क्षेत्र जो पूर्णतः स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे, वहां कहा गया कि यदि आपका कोई पुत्र नहीं है तो हम आप पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, आप अपने इच्छा से किसी को गोद लेकर के उत्तराधिकारी बना सकते हैं, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली कैटेगरी में क्या कहा गया? कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो मुगल या मराठा के अधीन क्षेत्र थे, वह क्षेत्र में यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई राजा का जैविक पुत्र नहीं है, यानी खुद का संतान नहीं है, तो उसे गोद लेकर के उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति, यहाँ कहा गया कि अनुमति लेना पड़ेगा। किससे? भारत के गवर्नर जनरल से। कैसे क्षेत्र को? जो कभी न कभी मुगल या मराठा के अधीन रहे हैं, टैक्स वगैरह मुगल या मराठा को दिए हैं, इसलिए वह कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र माने जाएंगे। वहां के अब राजा यदि चाहेंगे कि हमारा पुत्र नहीं हुआ तो गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर दें, तो घोषित करने से पहले आपको भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से अनुमति लेना होगा। अब अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, ये डलहौजी के ऊपर है। और थर्ड जो कैटेगरी है कि जो कंपनी के हस्तक्षेप से निर्मित क्षेत्र है, जैसे सतारा का नाम आता है। सतारा जब तृतीय मराठा युद्ध हो रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध थर्ड, तो उसमें छत्रपति शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को क्या कर दिया गया? वहां पर सतारा को राजा घोषित कर दिया गया। सतारा को एक अलग राज्य बना करके प्रताप सिंह को वहां राजा बना दिया गया, और उसी का वंशज अप्पा साहब। कौन? अप्पा साहिब। अप्पा साहिब का जो था ना, कोई जैविक पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थे, और इनकी मृत्यु के बाद जो है क्या होता है, तो सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में विलय कर लेता है। यानी पहला शिकार जो बनता है वो आपका सतारा बनता है। क्यों? क्योंकि अप्पा साहब का कोई जैविक पुत्र नहीं था। वह चाहते कि गोद ले करके बना लेते, लेकिन वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से निर्मित था। याद आया कि नहीं आया? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में उत्तराधिकारी रखना पूरी तरह से प्रतिबंध था, यानी पूर्णतः गोद निषेध था। गोद निषेध था, इसीलिए सतारा क्या हो गया? पहली बार बलि का बकरा बन गया। और इसी समय 48 में डलहौजी आया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहेगा, और 48 में पहला शिकार कौन हो गया? तो सतारा हो गया। ये क्वेश्चन बहुते बार आया है कि वह कौन सा स्थान है जो पहली बार व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में विलय कर लिया गया? तो सतारा होगा। उसके बाद 49 में देखिएगा, 1849 में तो संभलपुर जैतपुर। संभलपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में। संभलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। जैतपुर आपका कहाँ है? तो जैतपुर देखिएगा यहाँ आपको एमपी के पास पड़ेगा। 1850 में बघाट, ये बघाट हिमाचल प्रदेश में है। बघाट जो है हिमाचल प्रदेश में, बघाट को मिला लिया जाता है। 52 में उदयपुर, उदयपुर हाँ राजस्थान वाला उदयपुर 52 में, 1852 में। 50 में बघाट, 1850 में बघाट हिमाचल प्रदेश के। 49 में संभलपुर जैतपुर,
1848 में शुरू में सतारा को, आपा साहिब की मृत्यु के बाद सतारा को विलय कर लिया जाता है। 1853 में झांसी, 1853 में झांसी, वही रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी को भी क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा गंगाधर राव रहते हैं, यानी रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड जो रहते हैं महाराजा गंगाधर राव जो रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने आगे उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक पुत्र को गोद ले लेती है। गोद लिए हुए पुत्र का क्या नाम रहता है, दामोदर राव। ये गोद लिए, और यह जो क्षेत्र आता है सेकेंड कैटेगरी में आता है। सेकेंड कैटेगरी में क्या कहा गया था कि उत्तराधिकारी बनाने से पहले आपको परमिशन लेना होगा भारत के गवर्नर जनरल से। उस समय कौन थे, डलहौजी। यानी रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी से परमिशन नहीं ली और अपने उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दी, दामोदर राव को, यानी गोद लिए हो पुत्र दामोदर राव को घोषित कर दी, जिससे डलहौजी को बहुते बुरा लगा और कहता है ये जो है हमारे गोद निषेध प्रथा जो लागू किए हैं व्यापकगत सिद्धांत, उसके विरुद्ध है, आपने तो हमसे परमिशन ही नहीं लिया। इसलिए झांसी को भी क्या करता है, अपने में विलय कर लेता है। विलय कब करता है, तो 1853 में। झांसी को कब विलय करता है, 1853 में, जिससे काफी नाराज थी रानी लक्ष्मीबाई। और 1857 में अपना देखिएगा झांसी से नेतृत्व करेंगी सिपाही विद्रोह को, अंग्रेजों को भगाने के लिए। आगे देखिएगा 54 में नागपुर को भी ये विलय कर लेता है, नागपुर को भी विलय कर लेता है। कौन, डलहौजी। 54 के बाद देखिएगा 56 में अवध को। अरे ये तो 56 में जा रहा था, लेकिन गोद निषेध प्रथा के अलावा भी कुशासन का आरोप लगा करके अवध को क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। यहां पर अवध में भी तो 1801 में सहायक संधि हुई है, और यहां पर अंग्रेजी रेजिडेंट के रूप में कौन है, रेजिडेंट, आउटरम रेजिडेंट के रूप में है। आउटरम ने कहा कि अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, नवाब कौन है, अवध के नवाब, अवध के नवाब यहां लिख देते हैं, वाजिद अली शाह जो हैं वह शासन अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, यह कुशासन का आरोप लगा देता है वाजिद अली शाह पर। और क्या करता है, आउटरम कमिश्नरी बना देता है, कमिश्नरी, और वह प्रथम कमिश्नर भी आउटरम बन जाता है। अवध को कमिश्नरी बना देता है और उसे अवध को भी विलय कर लिया जाता है 56 में। अवध को 1856 में विलय कर लिया गया, गोद निषेध प्रथा के तहत नहीं, कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप। पहला यह राज्य था अवध जिसे कुशासन का आरोप लगा करके भी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो इसी के खिलाफ जो है, जब 1857 में सिपाही विद्रोह होगा तो लखनऊ से बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व करती हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये कौन थी, तो वाजिद अली शाह की धर्मपत्नी थी। वाजिद अली शाह के धर्मपत्नी बेगम हजरत महल अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए लखनऊ से 1857 का जो सिपाही विद्रोह होगा उसमें नेतृत्व करेंगी और अंग्रेजों के दत्त खट्टे करके रख देती हैं। आगे देखिएगा पंजाब में, तो पंजाब 1849 में विलय कर लिया जाता है। यह कैसे किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं। पंजाब में देखिएगा तो 2 आंग्ल युद्ध हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध। पंजाब के क्षेत्र में पहिल का आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ है 2 बार हुआ है, और दोनों दिलीप सिंह, अल्प आयु रहता है पुत्र, जब शेर सिंह की मृत्यु हो जाती है
अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है और दिलीप सिंह की माता जो है साथ में रहती हैं। और उसी के कार्यकाल में, दिलीप सिंह के ही कार्यकाल में दो बार आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। पहिलका का आपका याद कर लीजिए, फर्स्ट वाला कब हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध प्रथम जो हुआ है उसका कार्यकाल आएगा तो आप 45 से 46, 45 से 46, 1845 से 46 भैरववाल की संधि से समाप्त हुआ। भैरववाल की संधि कब हुई, 1846 में हुई। और सेकंड जो होता है 47 गैप रहेगा, 1848 से 49, एक साल चला है। और इस समय कोई संधि उंधि नहीं, सीधे पंजाब को विलय कर लिया जाता है। इसी समय डलहौजी ने क्या किया था, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में बहुत सारे सेना भेज दिया था और चिनाब नदी के एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सेना थी और दूसरे तरफ पंजाब की सेना थी और दोनों के बीच बहुत दिनों तक एक दूसरे के आमने सामना खड़ा रहती है और युद्ध के लिए ललकारती है। लेकिन उसी में क्या करता है, कूटनीतिक तरीके से बहुत ऊपर जाकर के चिनाब नदी से और फिर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। दोनों युद्ध में सिखों की क्या हुई है, पराजय हुई है, क्योंकि कुशल नेतृत्व नहीं था। यहाँ पर ये लोग बहुत काफी अंग्रेज उस समय मजबूत भी हो गए थे। चिनाब नदी के दोनों किनार एक तरफ चार्ल्स नेपियर का और दूसरी तरफ दिलीप सिंह की सेना रहती है। और इस समय दूसरी में जब हार होता है तो सीधे विलय कर लेता है, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लेता है। कहता है दिलीप सिंह के माई से कि ये दिलीपवा के माई, अरे लइकवा के का जान ले बड़ू, तारा लइकवा के हम इंग्लैंड विदा कर दे तनी पढ़े खातिर, आ तोहरो ख्याल रखब, 4-4 महीना विदा करब, चल जा तू शेखपुरा। कौन शेखपुरा, बिहार वाला नहीं, जम्मू कश्मीर में एक शेखपुरा जगह था, वहीं पर दिलीप सिंह की माता को विदा कर देता है डलहौजी और दिलीप सिंह को पढ़ाई करने के लिए विदा कर देता है इंग्लैंड और पूरे तरह से उनको पेंशन पर रखता है। 4-4 महीना यानी वार्षिक कितना हो गया, बच्चों का 48,000 वार्षिक पेंशन पर, 48,000 पेंशन पर दिलीप सिंह के माँ को देता है और पंजाब को क्या कर लिया, 1849 में ही विलय कर लेता है। कुछ कहानी याद आया, नहीं आया तो आप आंग्ल सिख युद्ध पढ़ाए हुए हैं, जाकर के देखिए। आंग्ल वर्मा युद्ध भी पढ़ाए हैं, आप तो प्लेलिस्ट में जाके देखते ही नहीं है। प्रगति पथ के प्लेलिस्ट में जाइए, बजाते सभी क्लास सीरियल वाइज से लगे हुए हैं। तो पंजाब को भी क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। कब, तो पंजाब को जो विलय किया है 49 में किया है। उसके बाद 50 में युद्ध करके सिक्किम को भी मिला लेता है, 1850 में सिक्किम को मिला लेता है। 52 में युद्ध करके लोअर बर्मा को भी मिला लेता है, लोअर बर्मा रहता है वर्मा युद्ध में, आप देखिएगा। 48 में देखिए 17 को 49 में संभलपुर जैतपुर, 50 में बाघाट हिमाचल प्रदेश में है, 52 में उदयपुर, 53 मत भुलाइएगा झांसी, 53 नहीं भुलाइएगा झांसी, 54 में नागपुर। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों को डलहौजी क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है, विलीन कर लेता है। इसीलिए इसे वास्तविक साम्राज्यवाद विस्तारक के रूप में डलहौजी को जाना जाता है। तो आज का सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।